नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, हमारे देश के संसद के परिसर में जो कुछ हुआ और हो रहा है वो किसी के अंदर भी डर पैदा करता है। कुछ लोग बोलते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, लेकिन एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन ये इसके लिए छोटे शब्द हैं। ये डरावना है वाकई। अगर नौबत यहाँ तक आ जाए कि आपस के धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ सांसदों के आपस का भाव इतना ऐसा हो जाए कि लोग गिर पड़े, वो घायल हो जाएं, और एक सरकारी पक्ष के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता के विरुद्ध आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज कराना पड़े, कम से कम इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। राजनीति में प्रतिस्पर्धा है, राजनीति में असहमति है, मतभेद है, लेकिन नौबत यहां तक अगर आ गई हो तो आप सोचिए इसके बाद क्या होगा। घटना के बारे में सरकारी पक्ष का कहना है कि हमारे 2 सांसद को राहुल गांधी ने धक्का दिया, वो गिरे हैं। हालांकि एक सांसद ने का कहना है कि वो धक्का दिए, दूसरा गिरा, दूसरा मेरे साथ गिर गया है। एक महिला सांसद हैं, वो नागालैंड की हैं, और उस महिला सांसद का कहना है कि जब वो राहुल गांधी ने जिस ढंग से मेरे सामने आकर मुझ पर चीखा, कहा, उससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो बहुत ही बुरा व्यवहार था और मैं चाहती तो मैं अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। और उस महिला सांसद ने राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति से अपने संरक्षण की मांग की है। अब माननीय सांसदों के बीच सामान्य हिंसा भी कभी होगी, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब राहुल गांधी जी में पर जो मामला दर्ज कराया गया है, भाजपा के पूर्व मंत्री और इस समय सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली से सांसद सुषमा बांसुरी स्वराज ने जो मामला दर्ज कराया है, उसमें जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने, आपराधिक बल प्रयोग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी जैसे गंभीर मामले हैं। ऐसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अगर आप देखें तो कुछ बातें साफ दिख रही हैं। जैसे भाजपा के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आई हैं, वो दिख रही हैं, अस्पताल की रिपोर्ट है। नागालैंड की सांसद फांगनोंग कोन्याक पहली महिला हैं नागालैंड की जो राज्यसभा पहुंची हैं, और संसद पहुंचने वाले दूसरी महिला हैं, एक्टिविस्ट रही है, इसलिए भाजपा ने उनको अपने पास लाया है। उनका आरोप मैंने आपको बता दिया। अब पुलिस की क्या हैसियत होगी, पुलिस वहां क्या करेगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, वो लोकसभा की अनुमति से और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। दोनों पक्षों के अपना अपना मत हैं, पर कल्पना करिए अगर कोई सामान्य महिला भी किसी सामान्य पुरुष पर ऐसे आरोप लगा देती तो उसके साथ कानून कैसा व्यवहार करता। असल में हमारी जो वर्तमान राजनीति है, अब घटना के बारे में जितनी पता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो संजोग से कल मैं विजय चौक पर ही था। विजय चौक मतलब जब आप संसद में आते हैं तो उसके सामने इंडिया गेट वाला जो पूरा राजपथ है, राजपथ से लगा हुआ मैदान है जहां मीडिया के कैमरे होते हैं, मीडिया की पार्किंग वहां होती है, और वहीं से एक टेलीविज़न के डिबेट में मैं था। तो जितने पार्लियामेंट कवर करने वाले पत्रकार थे, उनमें जो सीनियर लोग थे, उससे 3 से मेरी बात हुई और तीनों ने घटनाक्रम बताया, और तीनों की बात एक थी कि विपक्षी सांसद प्रतिदिन मकर द्वार सदन के अंदर जाने का रास्ता है। कल भाजपा के नेताओं ने अपना प्रदर्शन उनसे पहले 10 बजे वहां शुरू कर दिया।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब अंबेडकर जी की, बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति तक गए, वहां से नारा लगाते हुए वहां पहुंचे, दोनों आमने सामने हुए। वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, अब थोड़ी दूर पहले रुक जाते। अब राहुल गांधी ने उसी बीच से जाने की कोशिश की। भाजपा के सांसदों का कहना है कि सुरक्षा जो गार्ड हैं उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया था, जो लोग अंदर जा सके, उनसे जा सकते थे, वो बीच में आ गए। इनका कहना है कि रास्ता कोई नहीं है, हम जाने लगे तो भाजपा के लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। जबकि इनका कहना है कि भाजपा के राहुल गांधी ने धक्का मारा और धक्का मारने से सब कुछ हुआ। ये बात तो होगी, राहुल गांधी गए होंगे, उसमें हो सकता है नारे लगे हों, राहुल गांधी कुछ भी हो, लेकिन यह है कि राहुल गांधी को किसी प्रकार की चोट नहीं है, वो गिरे नहीं है, ये बात फैक्ट है। लेकिन मान लीजिए आपकी गलती है नहीं है, गिरा तो है, आपके जाने के बाद ही गिरा है, आप नहीं जाते उधर से तो नहीं गिरते, ये फैक्ट है। आप नहीं जाते तो महिला सांसद के साथ जो आपकी बहस हुई वो नहीं होती। तो इतना तो कम से कम सब मानेंगे कि हुआ है। अगर कितनी भी हमारी दुश्मनी हो, कुछ भी स्थिति हो, अगर कोई सांसद आपके सामने गिरा है तो उसको इतनी तो मनुष्यता बनती है कि देखना कि वो कैसे गिर गया, या पूछना कि आपका क्या हुआ। भले लोग गुस्से में आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया दें, सामान्य सा विषय होता है। हमारी राजनीति की समस्या है कि इस समय जो पहले दलीय मतभेद थे कि हमारे दल के आधार पर मतभेद है, राजनीति में वोट की प्रतिस्पर्धा है, हम आगे निकले, विपक्ष के नाते सरकार को घेरें, जो संसदीय लोकतंत्र का स्वाभाविक व्यवहार है, वो कटुता से होते हुए शत्रु के भाव में अब बदल गया है। ये शत्रुतापूर्ण भाव में जब आपके सामने आपका शत्रु है और दुश्मन है, तो आप न उसके प्रति आपके मन में सम्मान होगा, न कोई सहानुभूति होगी, फिर उसी ढंग से नफरत से आप देखेंगे और फिर उसी तरह से आपका व्यवहार होगा। तो हमारी राजनीति यहाँ तक पहुँच गई है। अब इसके बाद ये राजनीति कहाँ जाएगी ये कहना कठिन है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, राहुल गांधी जी का हुआ, दोनों का साथ में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि हम गिर गए, हालांकि कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। तो धक्का मुक्की नहीं हुई तो वो कैसे गिर गए भाई, ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो इस बात में ये स्वाभाविक स्थिति होती है कि जब दो पक्ष आमने सामने आ गए हों, कोई अंदर से प्रवेश कर रहा हो, तो उसमें थोड़ा हो सकता है। और राहुल गांधी की गुस्सैल स्थिति है, मान लीजिए थोड़े बार किसी को डांट दिए होंगे, किसी को कर दिए होंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब सत्तारूढ़ पक्ष के सांसद पिछले लोकसभा में कुछ नारे लगा रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, तो सोनिया गांधी जी किसी नेता से बात हो रही थी या किसी को जाके बोले कि आप लोग ऐसा क्यों कर रही हो, तो वहाँ उस समय की मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनके पास वो गई कि मैडम मैं हूँ, मुझे आप बताइए आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा शट अप, डोंट टॉक टू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार का जो भाव होता है, एक इंटाइटलमेंट का भाव ना, वो कहीं न कहीं अंदर होता है और वो कई परेशानियां आपके लिए पैदा करता है। अब स्थिति यह है कि एक महिला ने संरक्षण मांगा है, FIR दर्ज हो चुकी है, लोकसभा में उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में उनके विरुद्ध जो है विश्वास हनन का प्रस्ताव आ गया है, और राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव आ गया है। लोकसभा में कहा जा रहा है राहुल गांधी माफ़ी मांगे, यद्यपि संसद का सत्र खत्म हो गया है, तो इसलिए संसद में भले नहीं देखा, लेकिन बाहर ये लड़ाई आगे हो जाएगी। एक समय मैंने देखा है कि विपक्ष के सांसद और सत्तारूढ़ पक्ष के सांसद टेलीविजन आने के बावजूद एक ही कैमरे पर पत्रकारों के सामने एक बयान देते थे। एक का बयान हो गया, दूसरा वहां के दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बोल गए, फिर हाथ भी मिला रहे हैं, दोनों हंस के जा रहे हैं। सदन के अंदर खूब हंगामा हो गया, एक दूसरे के विरुद्ध बोले, लेकिन जैसे ही सदन कार्यवाही स्थगित होती है, फिर एक दूसरे के पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाद में जाके भोजन भी करते हैं साथ में। ये परिस्थिति थी। आज स्थिति यह है कि कोई एक नेता नहीं बचा है जो बीच बचाव कर सके। पार्टियों के अंदर भी यह स्थिति नहीं है कि कोई शांति से विवेकशील संवाद हो सके, या अगर नेता का कोई स्टैंड है तो उसके परे जाके कोई जाके सुझाव भी दे सके।
ये स्थिति हो गई है। राहुल गांधी जी के जो इस समय सलाहकार रणनीतिकार हैं, उनकी एक दूसरी दुनिया है, उसमें बड़े लोगों की, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं। अब एक जो समस्या इस देश में रही है कि हमारे देश के कुछ नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, एक्टिविस्टों के अंदर आरएसएस संघ परिवार से लेके भाजपा से लेके कोई वैचारिक असहमति मतभेद नहीं रहा है, वो एक नफरत और घृणा रही है इस विचार से। तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री हो गया, इसको पचा पाना उनके लिए कठिन हो गया, क्योंकि आप इसी को असभ्य मानते हैं, गंवार मानते हैं, उसको तो कुछ आता नहीं है, ये सब पार्टी शासन कैसे कर सकती है। अभी मणिशंकर अय्यर की एक पुस्तक आई है जिसके कुछ अंश अखबारों में छपे हैं, जिसमें उन्होंने कहा, अपनी सफाई दी है कि हमने उनको चाय बेचने वाला कभी नहीं कहा था, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता था, मेरे एक कल्पना नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिस पर कि दंगों के आरोप हों, उसको देश प्रधानमंत्री के रूप में कभी समर्थन दे देगा। तो ये उनका अकेले का भाव नहीं था, सबका भाव था। तो एक स्थिति हमारे देश में है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में आप पचा नहीं पाते हैं। हमारी आपकी किसी की असहमति हो सकती है, सबको विरोध करने का अधिकार, लेकिन ये जब घृणा होता है तो आप किसी को दुश्मन मानकर चलते हैं, तो व्यवहार होता था। हम लोगों ने देखा है चंद्रशेखर जी के अपने अंतिम कार्यकाल में, जब दो पक्षों के बीच मतभेद होता था तो खड़ा होते थे, दोनों पक्षों को सीख देते कि आपने गलत किया है, फिर वो बाद में समझाते थे और फिर मेल मिलाप हो जाता था, संवाद होता था। आज वो स्थिति नहीं है, एक भयानक स्थिति है। अब इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हो गया था, क्योंकि इन लोगों को स्वीकार करना नहीं था। तो 2015 से आप देखेंगे तो किसी न किसी नाते देश अहिष्णु हो गया है, असहिष्णु हो गया है, सहिष्णुता खत्म हो गई है, से लेते लेते और शाहीन बाग तक के आंदोलन को हमने देखा है, कि कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन को हमने देखा है कि उसकी क्या दशा हुई है, अग्निवीर योजना को लेकर किस ढंग से देश में हिंसक आंदोलन हुए वो भी देखा है, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का अभियान भी हमने देखा है। जब 2018 में राहुल गांधी जी ने राफेल का मुद्दा उठाया, तब से स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री चोर है, उसके बाद चौकीदार चोर है का नारा लगवाना शुरू किया, और उसके बाद फिर बिल्कुल आमने सामने की स्थिति पैदा हो गई और वो बढ़ते रहे, और वहाँ से स्थिति बिगड़ी। जब राजनीति झूठ और फरेब पर हो जाएगी, इतनी कसैली और विषैली हो जाएगी, तो उसकी परिणति यही होगी। झूठ और फरेब की राजनीति यह रही कि पिछले चुनाव में ही आपने एक मुद्दा उठाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसका कोई आधार नहीं था, इसको इस ढंग से नैरेटिव बनाया गया इस झूठ को, और जनता थोड़ी भ्रमित भी हो गई और आपको आंशिक सफलता मिल गई। तो लगता है कि इसी प्रकार से झूठ और फरेब करेंगे तो देश की जनता को हम भ्रमित कर सकते हैं, वोट पा सकते हैं। जिस अंबेडकर जी के जिस भाषण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी पर हमला हो रहा है, वह भाषण 1 घंटे 41 मिनट से थोड़ा ज्यादा का है, उसमें से 12 सेकेंड का आपने बाइट निकाल लिया है और उसको संदर्भों से काटकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज आपका फैशन हो गया अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो शांति मिल जाती, लेकिन उसके आगे वो कहते हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं। उसके आगे वो कहते हैं कि हमें तो आनंद है कि आप अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपका रिकॉर्ड उनको अपमानित करने का रहा है, और इसको वो सिद्ध करते हैं। तो ये बात भी नहीं है, पहले की भी नहीं है, और उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे और माफी मांगे। तो जो है नहीं उसको मुद्दा बनाएंगे कि जनता को हम भ्रमित कर सकते हैं, जनता को बरगला सकते हैं, वो आपका विश्वास है क्योंकि आंशिक सफलता मिल गई है। उसके नाते झूठ और फरेब की राजनीति होगी देश में, क्योंकि आपको तो फिर उसकी परिणति यही होगी। राजनीति अगर इतनी अनैतिक और झूठ पर चलेगी तो उसमें फिर दूसरा कोई परिणाम नहीं आ सकता है। विपक्ष को भी मालूम है कि ये झूठ है, न तो अमित शाह माफी मांगने वाले हैं, न त्यागपत्र देने वाले हैं। ये भी पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहब अंबेडकर को कभी उस रूप में सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। अगर बाबा साहब को कभी ठीक से सम्मान मिला है शीर्ष स्तर पर, तो या तो बीपी सिंह की सरकार में उनको भारत रत्न मिला, जब उस समय बाहर से भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी पार्टियां और बसपा समर्थन दे रही थी, उसमें मिला उनको भारत रत्न। और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी में मिला है तो केंद्र की सरकार से
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मिला है। कभी किसी सरकार ने उनसे जुड़े हुए 5 स्थलों को, उनका जन्म स्थान है, दीक्षा भूमि है, जहाँ लंदन में रहे, जहाँ दिल्ली में रहे हैं, इन सब को, मुंबई की उनकी जगह, इन सबको तीर्थ स्थल में परिणत करने के लिए तो किसी सरकार ने न सोचा, न कभी कोई प्रस्ताव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में इन स्थानों का जिस ढंग से जो उद्धार कराया, जमीनों को खरीद कर, आज देखने जाने पर पता चलता है कि यहाँ भारत के किसी महान व्यक्ति की वो जगह है और वहाँ उसी प्रकार से फंक्शन भी होते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र अंबेडकर जी के नाम से है। पहले कोई जानता भी नहीं था, छोटी सी जगह थी, आज वो देखने से लगता है कि किसी महान व्यक्ति का स्थान है, तो वो किया है। लेकिन चूंकि संविधान दिवस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई अंबेडकर जी की स्मृति में, तो चूंकि आप नैरेटिव में आपके पास सच्चाई नहीं है, अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस एक भी प्रमाण नहीं दे सकती है कि हमने उनके प्रति सम्मान बनाए रखा है, तो आप झूठ की राजनीति पर आ रहे हैं। संसद का उसके लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और स्थिति नौबत अब डर इसलिए पैदा हो रहा है कि बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए सामान्य राहुल गांधी जी फूल बांटते हैं बाहर, गांधी जी की धारा पर चलते हुए स्वयं को कहते हैं कि हम तो सत्याग्रही हैं, तो सत्याग्रह का तो पहला शर्त यही है कि हमारी गलती है नहीं है, कोई हमसे दुखी हो गया, आरोप लगाए तो पहले उससे क्षमा मांगो। अगर वहाँ वो गिर गए थे सांसद या उनको बाद में ही पता चला, तो अगर वो जाके उनको उठाने लगते, उनसे पूछते कि सारंग जी ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, तो या उस महिला से जो कि पूर्वोत्तर की सांसद है, अनुसूचित जनजाति की है, अगर वो पूछ लेते, मुकेश राजपूत से पूछ लेते कि आपको चोट तो नहीं आया, तो ऐसे ही भाजपा के नेताओं को आधार नहीं मिलता, न इतना उनके विरुद्ध बोलने का और न ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया। अब ये तो मोहब्बत की दुकान का विषय और गांधी जी की बात नहीं हो सकती है। सत्याग्रह का पहला लक्षण है कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, और दुश्मन हमारा हो गया, वो कष्ट में भी है, तब भी उसका हाल चल लेना। ये अस्पताल भी जा सकते थे। मुझे याद है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। शायद 1992 की बात होगी, जब दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था और उसमें मुरली मनोहर जोशी, पुलिस जो फव्वारे चला रही थी पानी की और से भी वो गिर पड़े थे, उनको एम्स में ले जाया गया था। जैसे ही सूचना मिली, उस समय नरसिंह राव की सरकार थी, कई कांग्रेस के मंत्री, मुझे याद है राजेश पायलट थे, गुलाम नबी आज़ाद, नवल किशोर शर्मा, ऐसे कुछ लोग थे जो सब वहाँ पहुँचे थे एम्स में। तो वो एक वातावरण था। अब उस वातावरण की इस समय कल्पना नहीं है। तो अब तो इस देश के विवेकशील, शांत दृष्टि से भारत के भविष्य की सुंदर कल्पना करने वाले, संसदीय लोकतंत्र के बेहतर भविष्य की कल्पना करने वालों पर यह निर्भर है, जो लोग खासकर प्रभावी हैं, कि वो कैसे राजनीति को यहाँ से हटाकर पटरी पर लाने की कोशिश करें और नेताओं को भी सीख मिले। कुछ न कुछ ऐसा देश को करना पड़ेगा जिनसे नेताओं को सीख मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से नैरेटिव शुरू किया और जो स्थिति उनकी राजनीति से हुई है, उसके कारण पूरी राजनीति पटरी से उतर गई है। जब पिछली बार आपने गलत भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाए, तो बीजेपी की ओर से भी ऐसे मुद्दे उठाए गए जो बाकी उस रूप में नहीं थे। मुद्दे थे लेकिन उस रूप में नहीं थे, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अब तो नौबत यहां आ गई है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के बीच तू मैमे की स्थिति पहुंच गई है। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी नहीं झुकूंगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि मैं किसान और मजदूर का बेटा हूं, मैं भी नहीं डरने वाला हूं। आप किसी का सम्मान नहीं करते तो आपका सम्मान कोई क्यों करेगा? जब उनको कमरे में बुलाते हैं तो बोलते हैं कि आपके कमरे में कोई क्यों आए, आप कमरे में बुलाकर अपमानित करते हैं, मैं नहीं आऊंगा। अब इसके आगे क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? तो जिन लोगों को डर लगता होगा, जो विवेकशील लोग हैं, देश के प्रभावी लोग हैं, उनको बैठकर तय करना पड़ेगा कि हम कारगर हस्तक्षेप कहां से करें। अभी भी समय है। दोनों पक्षों के बीच कहीं न कहीं से संवाद का रास्ता निकलना चाहिए, जो स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि आप किसी को प्रधानमंत्री के रूप में पचा नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाकर हमको वोट मिल जाएगा, यही हमारा रास्ता है। हालांकि महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव ने गलत साबित कर दिया।
तो राजनीति के बीच से इसमें मेल मिलाप की संभावना मेरी दृष्टि में कम से कम इस समय तो खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए।